आज हमारे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और साथ में कर्नाटक और राजस्थान जैसे दो अहम राज्यों के प्रभारी हैं। और सबसे ख़ास बात ये डॉक्टर साहब की कि बेबाक विचारों के लिए जाने जाते हैं और सोशल मीडिया पर जो बातें लिखते हैं वो बातें चर्चा का विषय बन जाती हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है। और आपसे मेरा जो पहला प्रश्न है वो आपके पास आने से पहले हमने देखा कि आपने कुछ जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जो इस तरह का हुआ है कि सारी की सारी सीटें समाजवादी पार्टी की झोली में आ गई और उस पर आपकी दृष्टि पड़ गई, उस गठबंधन पर आपने उसको निशाने पर ले लिया है। देखिए, मैं तो शुरू से ही कांग्रेस और सपा का गठबंधन और वास्तविक गठबंधन मानता था। वास्तव में कांग्रेस एक पैरासाइट की तरह समाजवादी पार्टी के ऊपर चढ़ी हुई थी। लोकसभा में भी जो 6 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, मैं समाजवादी पार्टी का विरोधी हूँ और अभी हम लोग समाजवादी पार्टी से लड़ने वाले हैं। लेकिन हमारे विरोधियों में अगर कोई दल उत्तर प्रदेश में है तो समाजवादी पार्टी है। कांग्रेस तो दूर दूर तक कहीं नहीं है। तो लोकसभा में भी जो 6 सीटें कांग्रेस वाले मुफ्त की पा गए, उसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भूमिका तो 0/0 थी। 0 पर भूमिका थी। जो कुछ वो पाए, इवन रायबरेली भी मैं मानता हूँ कि अगर समाजवादी पार्टी का समर्थन उनको नहीं रहा होता तो रायबरेली का चुनाव भी, अमेठी का चुनाव भी नहीं जीतते। बड़ी हैरानी की बात आप कह रहे हैं। रायबरेली तो उनका गढ़ है। ये राहुल गांधी इतने बड़े मार्जिन से जीते हैं वहाँ पर। खत्म हो चुकी हैं। गढ़ है तो उनके विधायक कितने हैं, जरा गिन के बता दीजिए। गढ़ और कुछ नहीं है। तो सपा ने जिता दिया उनको। मौके का उन्होंने फ़ायदा उठाया। लोकसभा चुनाव था तो क्षेत्रीय दलों को मूर्ख बनाया। क्षेत्रीय दलों को अपने साथ जोड़ करके उनकी नाव पर चढ़ करके कुछ सीटें जीत लिया। और जब लोकसभा का चुनाव ख़त्म हो गया तो जो होना था उन्होंने शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी हमेशा एक साम्राज्यवादी सोच की पार्टी रही है। उसने हमेशा क्षेत्रीय दलों को समाप्त किया है। उसने हमेशा कांग्रेस के भीतर कोई क्षेत्रीय छत्रपन पे इसकी छूट नहीं दी है। यदि कांग्रेस के भीतर भी कोई क्षेत्रीय मुख्यमंत्री मजबूत हुआ है तो उसको उन्होंने उखाड़ फेंका है। कुछ को ज़मीन से उखाड़ फेंका है और कुछ को धरती से उखाड़ फेंका, ऊपर भेज दिया है। धरती से उखाड़ फेंका, ऊपर। कहानियाँ सबको सब पता है। हम तो गोरखपुर के लोग हैं, वीर बहादुर सिंह की कहानी जानते हैं। हम तो गोरखपुर के लोग हैं। बहादुर सिंह तो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के और गोरखपुर से। हम तो जानते हैं ना कि किन परिस्थितियों में वो हमसे, हमारे बीच में से उतना बड़ा लोकप्रिय नेता गया। वीर बहादुर सिंह हमने देखा है आंध्रा में कैसे YSR रेड्डी चले गए। हमने देखा है कैसे माधवराव सिंधिया चले गए। तो जो भी छत्रप कांग्रेस की राजनीति में उभरने का प्रयास करता है, गांधी परिवार, फर्जी गांधी परिवार मैं इसको कहता हूँ। गांधी परिवार तो नाम रख लिया है, तो बाड्रा का लड़का भी अपने को गांधी कहता है। इंदिरा गांधी का लड़का कहता है गांधी अपने को। राजीव गांधी तो समझ में आता है, भले उसके पिताजी एक पारसी हैं, लेकिन चलो मान लो छुटपुट नाम है गांधी जी का। अब तो बाड्रा का नेता भी अपने को अपने नाम क्या है। एग्जाम्पल अभी दिए डॉक्टर साहब, वीर बहादुर सिंह का, और इसके अलावा आपने 2 और एग्जाम्पल दिया। माधवराव सिंधिया का एग्जाम्पल दिया आपने एग्जाम्पल दिया, कर्नाटक का एग्जाम्पल दिया। नहीं, आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का YSR का एग्जाम्पल दिया। YSR रेड्डी इतने मजबूत हो गए थे, पूरी की पूरी पार्टी हो चुके थे। तो क्या कोई साजिश की का संकेत दे रहे हैं क्या? कांग्रेस का तो पूरा इतिहास भरा हुआ है साजिश। आपने देखा नहीं लाल बहादुर शास्त्री जी को? मतलब ये स्वाभाविक देश का, दुनिया के किसी भी कोने में किसी देश का प्रधानमंत्री विदेश की धरती पर जाकर के मर जाए, रातों रात मर जाए, समझौते पे दस्तखत करे और इंतकाल हो जाए, सुबह उसकी लाश देखी जाए और पूरी तरह नीली पड़ी हो, उसको लाद करके भारत में लाया जाए, उसका नीलापन चेहरे का न दिखे इसलिए उसके ऊपर पेस्ट लगा दिया जाए, उस मृतक प्रधानमंत्री की पत्नी ललिता शास्त्री चिल्ला चिल्ला के कहती रहे कि मेरे पति का पोस्टमार्टम कराओ, पोस्टमार्टम न कराया जाए। एक प्रधानमंत्री की मौत विदेश की धरती में संदेहास्पद परिस्थिति में हो गई और भारत में पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ।
तो ये तो एक ऐसी पार्टी है, इसमें कोई बहुत बड़ी इतना आश्चर्यचकित होने की भी कोई चीज़ नहीं है। नहीं, आपने जो कि कॉन्स्पिरेसी की बात कर दी, इतने बड़े बड़े नेताओं का आप नाम ले रहे हैं, तो इतिहास के पन्ने इसलिए इसके थोड़ा सा गवाह हैं। हैरानी होती है कि इस पर जांच हो अरे कुछ होता तो जांच हुई हैरानी होती। तो हम लोग को उस समय हुई जब पता चला कि संजय गांधी का जहाज क्रैश कर गया और उनकी माता श्री उसके जहाज के मलबे में कोई घड़ी खोज रही थी, इंदिरा गांधी। तो इनका तो इसकी परंपरा है ना, साम्राज्य है ना, ये भारत इनका साम्राज्य है। ये इस साम्राज्य पर राज्य करने के लिए पैदा हुए हैं। पुराने साम्राज्य राजा तो जागीरदार को थोड़ी बहुत इस्टेब्लिशमेंट भी कर दिया करते थे, ये तो किसी जागीरदार को भी स्वीकार नहीं करते। आपने कल देखा नहीं, प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी की एक प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी की ओर से वायनाड में पर्चा दाखिल कर रही है। उसके पर्चे दाखिले में कौन होना चाहिए? पार्टी का अध्यक्ष वहाँ खड़ा है, बेचारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनको नॉमिनेशन कक्ष में अंदर नहीं जाने दिया गया। वो नॉमिनेशन कक्ष के बाहर खड़े थे और दरवाजे की खिड़की से झांक रहे थे। बाहर एक पोलिंग, अंदर एक पोलिंग का अधिकारी खड़ा था, तो दरवाज़ा पकड़ के खड़ा हुआ था। 4 आदमी चले गए थे, तो वो बेचारा मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं जा सकता था। बाद में उन्होंने तस्वीर जारी की जहां वो बैठे हुए थे। मुझे आप बताइए, वो तस्वीर भी जारी की डॉक्टर साहब जहां बैठे हुए थे। मुझे आप बताइए, हु इज वाड्रा इन कांग्रेस पार्टी? अगर कांग्रेस हस्बैंड है, वो हस्बैंड है तो अपने घर रहे, हस्बैंड है तो अपने घर रहे। श्रीमती प्रियंका गांधी नॉमिनेशन करेंगी, एक सांसद जी हैं लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन, मान लीजिए संवैधानिक पद पर हैं, वो रहेंगे, सोनिका जी रहेंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं रहेंगे, वाड्रा जी रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे उनका चपरासी है क्या? वास्तव में ये जो कांग्रेस पार्टी है ना, ये दलितों को और पिछड़ों को सिर्फ इनके नाम की राजनीति करती है, चपरासी से ऊपर कुछ मानती नहीं है। वो जो विदेश में जाकर के माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो आरक्षण खत्म कर देंगे, ऐसे ही थोड़े बोले गए थे। वो उनके डीएनए का हिस्सा है। उनकी परंपरा में उनके पूर्व के जितने भी असली नकली फर्जी आधे पूरे चौथाई वाले गांधी थे, उनमें से कभी ने किसी ने आरक्षण नहीं दिया। पर डॉक्टर साहब, वो तो गिनाते पूछते हैं कि बताओ कितने ओबीसी हैं, तुम कौन हो, नाम बताओ। ये उनके वीडियो कितने वायरल हैं कि जिसमें बताते हैं कि आपके सेक्रेटरी में कितने ओबीसी सेक्रेटरी हैं। वीडियो तो वायरल है, इंदिरा गांधी के भी हैं, जो कहते हैं कि जातिवाद से घटिया कोई काम नहीं है। अब वो बेचारी जब ऊपर खड़ा होकर के अपने पोते को जातिवाद करते हुए देखती होंगी, कितनी शर्मिंदगी का उनको एहसास होता होगा। नेहरू जी अपने आप को महान मानवतावादी मानते थे, समतावादी मानते थे। वो जब देखते होंगे कि उनके खानदान के लोग पूरे देश में खाली जातिवाद ही फैलाना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते, तो उनको कितनी पीड़ा होती होगी। तो ये तो सिर्फ कुर्सी के अंदर तो इनके भी जीन्स वही है ना। राहुल गांधी हैं तो डीएनए उन्हीं का ना, बस ये है कि थोड़ा बेहतर ड्रामेबाज हैं। वो ड्रामा कर रहे हैं दलितों को और पिछड़ों को लेकर के। उनकी सोच और उनकी मानसिकता, उनकी कार्यपद्धति में तो कोई परिवर्तन सीटें बढ़ गई उनकी। आप सोचिए 99 सीटें आ गई उनकी पिछली बार की तुलना में। नहीं बढ़ गई, भागते भूत की लंगोटी भली है। इसको सीट बढ़ना नहीं कहते हैं। अब ये उनकी मैक्सिमम सीट है। 2029 का चुनाव आते आते ये 50 से भी घट के 25 पे चले जाएंगे। 99 तो बहुत दूर है। जितने षड्यंत्र इस देश के साथ उन्हें करने थे, अंतर्राष्ट्रीय टूल किट के एजेंट बन करके, वो सब उन्होंने कर लिया। आरक्षण का दांव उन्होंने चल दिया, संविधान का दांव उन्होंने चल दिया, सारे दांव उनके फ्लॉप कर गए। और अब वो स्वयं उनके चेहरे को पढ़िए, वो जान चुके हैं। अब उनके चेहरे पर वो चमक दिखती है आपको। डॉक्टर साहब, आपके राजस्थान में क्या स्थिति है? वहाँ पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट, ये भी कहा जाता अलग अलग ध्रुव हैं। टिकट देखिए उनका, 7 टिकट बटे हैं। उनकी गुटबाजी साफ साफ दिख रही है। जो प्रत्याशी अच्छा हो सकता था, लेकिन वो चूंकि अशोक गहलोत से उसका संबंध है, इसलिए उसका टिकट काट दिया गया है। मैं नाम नहीं लूँगा। सचिन पायलट खेमे ने काट दिया, सचिन पायलट के खेमे ने काट दिया। वही काम जो हुड्डा हरियाणा में कर रहे थे, वही काम सचिन पायलट राजस्थान में कर रहा है। तो मतलब जिस तरह से हुड्डा ने हरियाणा में आपकी परोक्ष में मदद की, सचिन पायलट भी यहाँ कर रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि हम उनकी मदद से चुनाव नहीं, ऐसा लोगों ने आरोप लगाया कि मदद भी आपकी हो गई इसी बहाने। अब वो लड़ रहे थे तो इसको मदद कहिए चाहे दो की कहिए, हम अपने बल पे चुनाव जीतते हैं।
और हम कम से कम 6 सीटें 7 में से राजस्थान की जीतने जा रहे हैं। 7 में 6 सीटें। 7 में से 6 सीटें हम डॉक्टर साहब ये बताइए, अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच में ये जो इतना अंतर्विरोध की बात सामने आ रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है क्या, ये जो नहीं, हम अंतर्विरोध लोग है? अवसरवादी लोग नहीं हैं। हम संगठन के आधार पे काम करते सचिन अब आपके संपर्क में बिल्कुल नहीं है सचिन हैं। पायलट? मुझे नहीं मालूम सचिन कभी हमारे संपर्क में रहा वो है। तो दिल्ली तक भी आ गए थे अब दिल्ली आने का सबको अधिकार है। नहीं, दिल्ली मतलब विधायक के साथ दिल्ली आ गए थे, बड़ा हंगामा हुआ था उतनी दिल्ली के क्षमता पास। रही होती तो बन गए होते मुख्यमंत्री, है ना। मैं तो इस बात को न संज्ञान में लूंगा और न मैं इस बात को स्वीकार करूंगा। कभी सचिन के साथ आपकी पार्टी का कोई मेरी जानकारी में तो नहीं है। और आज की तारीख में बिल्कुल नहीं? आप जब प्रभारी हैं वहाँ पर, ऐसी आज कोई? तो मैं प्रभारी ही हूँ। आप प्रभारी हैं आज? हाँ। लेकिन आप लोग ये करते हैं ना कि आप लोग टैलेंट पिक करके ले आते हैं दूसरी पार्टियों से, तो यहाँ कुछ ऐसा प्लान में आपके है क्या? कांग्रेस में कोई टैलेंट दिख नहीं रहा। अच्छा। कोई टैलेंट कांग्रेस में राजस्थान में तो नहीं बचा है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, 1 सीट हमारी थी, 6 सीटें हमारी नहीं थी, और हम 7 में से 6 जीतेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, और अपने बल पर जीतेंगे, इनकी लड़ाई के बल पर नहीं आप जीतेंगे। क्योंकि राजस्थान के प्रभारी, इसलिए मैं आपसे एक बात और पूछ लेता हूँ। एक बात बहुत चर्चा में राजस्थान में बीजेपी में रहती है महारानी को लेकर के, उसको लेकर के कि महारानी, बहुत लोग कहते हैं नाराज हैं वसुंधरा राजे सिंधिया का, कुछ लोग कहते हैं कि उनको उनका ड्यू नहीं मिला, वो आज सीएम होती। तो ये क्या स्थिति वाकई एक आपके लिए चुनौती है या हकीकत कुछ और है? महारानी साहब का मतलब? वसुंधरा राजे सिंधिया की बात ये कर रहा कहिए। हूं। जी श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया 2 बार जी राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं, जी 2003 से 8 तक और 18 से 30 तक। बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन उन्होंने राजस्थान की राजनीति में किए हैं। केंद्र की भी वरिष्ठ नेता रही हैं, केंद्र स्तर की मंत्री रही हैं, और राजस्थान की बहुत लोकप्रिय नेता है, बहुत लोकप्रिय नेता थी, हैं, और मुझे लगता है आने वाले लंबे समय तक रहेंगी। आने वाले लंबे समय तक रहेंगी, आप ये भी जोड़ रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ और समझबूझ के कह रहा हूँ। आप समझबूझ करके ही उनकी ऐसी भूमिका बातें बोलते राजस्थान की हैं, राजनीति में हमेशा बनी रहेगी। हमेशा बनी रहेगी। ये आप बतौर प्रभारी ये बातें आप जी, कह रहे हैं। उनका एक जो बयान आया था, वो जो लौंग वाली बात उन्होंने कही थी कि जो सोने का लौंग और क्या मिल जाए गलती से, अब बहुत देखिए, ऐसा है ना, उन चीज़ों की बड़ी चर्चा हुई थी। नेताओं के एक एक वाक्य को पकड़ करके यदि आप उनके स्टैंड और उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करिएगा तो फंस जाइएगा। नेताओं की राजनीति में एक दीर्घकालिक राजनीति होती है और एक तात्कालिक रिएक्शंस होते हैं। तात्कालिक रिएक्शंस को उनके मूल व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं मानना चाहिए। आपकी उनसे इस बीच में कई बार मुलाकातें हुई, हम लोग की जानकारी में आपको कहीं से ये लगा डॉक्टर साहब कि कोई उनके अंदर किसी तरह का कोई असंतोष, नाराज़गी या कोई दुख, कुछ ऐसा? नहीं, मुझसे वो जब भी मिली हैं तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, पार्टी ने मुझको 10 साल तक कार्य करने का अवसर दिया, 5 साल एक बार, 5 साल एक बार, और आज मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। मुझे मालूम है कि काम करते करते एक समय आता है जब आपको एक वरिष्ठ नेता के दौर में जाना पड़ता है। मैं अपनी राजनीतिक गतिविधियों से, पहले की राजनीतिक गतिविधियों से पूरी तरह संतुष्ट हूँ, और आज भी जो पार्टी मुझे दायित्व और जो भूमिका दे रही है, मैं उससे भी पूरी तरह संतुष्ट हूँ। ये कहा उन्होंने आपसे? ये तो खबर है हमारे लिए, हम जो सुनते हैं उसका उल्टा है एकदम। मीडिया की क्या समस्या है ना कि मीडिया सकारात्मक टिप्पणियों को खबर नहीं बनाती है। डॉक्टर साहब, कभी ये भी होता है ना कि कहीं ना कहीं धुआं जो दिखता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आग होती है, ये भी एक चीज़ होती है। हर धुएं के नीचे आग नहीं होती। अच्छा अच्छा। आजकल तो ढेर सारे ऐसे केमिकल्स आ गए हैं, हाँ हाँ, जो धुआं क्रिएट कर देते हैं, धुएं का इफेक्ट क्रिएट कर देते हैं, धुआं क्रिएट कर देते हैं, आकाश में बादल पैदा कर देते हैं। तो हर बादल का मतलब ये नहीं होता कि बरसात होने वाली है। डॉक्टर साहब, आप फिरोजशाह रोड पे रहते हैं, आपके पड़ोस में एक नेता आए हैं, और मैंने आपके ही ट्विटर को मैंने देखा कि आपने कुछ उनके लिखा। मैं अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा हूँ, आपके पड़ोस में आए हुए। केजरीवाल को नेता मानता ही नहीं हूँ। आप नेता नहीं मानते उनको? मुख्यमंत्री हैं इतने बार के वो दिल्ली के, रहा करें। क्यों नहीं मानते आप उनको एक नेता? अलग परिभाषा है। वो क्या है फिर? नेता की एक दृष्टि होती है। राजनीति में मेवा काटने आए थे या सेवा करने आए थे? नेता वही है जो अपना सुख चैन त्याग करके। तो अरविंद केजरीवाल क्या है आपकी नज़र में? अगर नेता नहीं है वो, तो फिर अब क्या है, ये दिल्ली के लोगों से पूछिए, बच्चा बच्चा दिल्ली का बताएगा। मेरे घर में दाई आती है साफ करने वाली, उसका इंटरव्यू ले लीजिए, वो बताएगा ही।
अब दिल्ली के लोग उनको एक धूर्त और एक मक्कार नेता मानते हैं। शुरू शुरू में जब वो आए थे तो लोगों को लगा कि नई नई बात कर रहे हैं, अच्छे होंगे। आखिर तरीका क्या है? अभी किसी दुकान में जाते हैं और कोई चमकीला हुआ कपड़ा साड़ी देख लेते हैं महिलाएं, तो कहती हैं देखने में सुंदर लगती है, खरीद लेती हैं। 6 महीने बाद वो पटकेची थोड़ा हो जाता है। तब उनके समझ में आता है कि हर वो चमकीली चीज़ जो चमकती है वो सोना नहीं होती है। तो इन्होंने चमका लिया था 2013 आप उनके घर क्यों जाना चाहते हैं? आपने ये लिखा था कि मैं घर जाना चाहता हूँ उनके, ऐसी कौन सी बात होगी कि मैं उनके घर नहीं जाना चाहता हूँ जी। मैंने सुना है कि उनके घर में बड़ा तिलस्म है। मैंने सुना है कि कोई उनके घर में एक ऐसा टॉयलेट आया है जिसमें सब कुछ ऑटोमेटिक है, रिमोट से संचालित है। रिमोट दबा देंगे तो गर्म हो जाएगा, रिमोट दबा देंगे तो ठंडा हो जाएगा, रिमोट दबा देंगे तो नीचे हो जाएगा, रिमोट दबा देंगे तो ऊपर हो जाएगा, रिमोट दबा देंगे तो पानी सीधे गिरेगा, और रिमोट दबा देंगे तो पानी घूम के गिरेगा जिससे उनका नीचे का मसाज होता रहे। इतनी वैरायटी की उनकी रिमोट्स वाले शौचालय हैं जो उनके उस शीश महल में लगे थे। और सुना वहाँ से उठ करके ये फिरोज शाह रोड पर आ गए हैं, 5 फिरोज शाह रोड पर। ऐसी जानकारी जो इन्वेंट्री पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने जाहिर की है, उसमें पीडब्ल्यूडी ने लिखा है कि कुछ एक सामान गायब है, और उसमें शायद वो तिलस्मी शौचालय भी गायब है। और अब लोगों के समझ में आ रहा है कि फिरोज शाह रोड पे आ गया है क्या वो? सुनता हूँ किसी उनके सांसद जी हैं, बेचारे सादगी के प्रतीक हैं, अपने पुराने मकान में रह नहीं सकते हैं, तो एक सामान्य विधायक, लेकिन सुविधाएं तो अपरंपार चाहिए। तो उस बेचारे सांसद का जीवन नरक कर दिया, अब उसके मकान में घुस गए। अब वो सांसद क्या करे? उसको तो कहना ही है कि हाँ हाँ आइए आइए आइए, नहीं तो सांसद ही चली जाएगी। अभी आपने देखा स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ, घर में बैठा के पिटवा दिया उसको, क्योंकि वो सांसद ही छोड़ने को तैयार नहीं थी। तो ऐसे आदमी से पंगा कौन लेगा? तो इन्होंने चाबी नहीं दी, चाबी सीधे आतिशी को दे दी। दुनिया जानती है कि मैं इस मकान में, पहले आप पार्टी का मकान था ये, इस मकान में सुशील गुप्ता रहते थे। सुशील गुप्ता ने चाबी मुझे दी है क्या? नहीं। सुशील गुप्ता जब निवर्तमान हो गए, उन्होंने मकान खाली किया। सुशील गुप्ता जी से मेरा अच्छा संबंध है, उन्होंने चाबी पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर किया। पीडब्ल्यूडी वालों ने देखा और कहा कि एक आध चीज़ें कम हैं। कोई भी व्यक्ति जब 5-7 साल रहता है तो एक आध चीज़ें उसके आदमी इधर उधर कर देते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने उस चीज़ की भरपाई की और मकान ले अपना चाबी एनओसी लेके गए। तो अरविंद केजरीवाल ने अगर मकान खाली किया था तो उनको एनओसी नहीं लेनी चाहिए थी। मकान खाली किया, टीवी के सामने चाबी दी और फिर चाबी ले लिया। क्यों ले लिया भाई? अब आप उसमें कोई सामान गायब है अगर, तो उसकी जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी लेगा कि आतिशी बेचारी लेगी? आतिशी क्या कर सकती है? वो कहेगी चलो यार, मुख्यमंत्री बनने के बदले में अगर एक तिलस्मी टॉयलेट का पैसा अपनी जेब से देना पड़ेगा तो दे दूंगी, भरपाई कर दूंगी। लेकिन नियम तो ये कहता नहीं है। तो इस तरह के जो छद्म करते हैं वो नेता नहीं होते। एक आपसे एक आखिरी सवाल और ले लूँ मैं कि आप लेफ्ट विचारधारा को लेकर के बड़े आक्रामक रहते हैं। मतलब आप तो, मैंने देखा है कि जो कुछ ऐसे पत्रकार हैं जिनकी लीनिंग मानी जाती है कि वो लेफ्ट की ओर है, आप उनको बाकायदा मेंशन करके देखिए, मैं लेफ्ट के प्रति आक्रामक रहता हूँ ऐसा न मत कहिए। हम इस देश पर जन्म लिए हैं, इस धरती पे जन्म लिए हैं, इस धरती ने हमको बड़ा किया है। हम नेता हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, पत्रकार हों, आर्किटेक्ट हों, कोई भी हो, और हिंदू हो या मुसलमान हो, मैं दोनों को जोड़ भी रहा हूँ। हमारी लॉयल्टी सिर्फ और सिर्फ इस देश के साथ होनी चाहिए। देश की बाहर की ताकतों के इशारों पर अगर आप काम करेंगे तो इसे किसी भी राष्ट्र प्रेमी को स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग हैं क्या यहाँ पर जो बाहर के इशारे हुआ करते थे? अभी भी हैं, कांग्रेस में हैं। हाँ। राहुल गांधी उसके एक उदाहरण है। हाँ। मैं राहुल गांधी का भी बहुत विरोध करता हूँ। तो सीपीएम तो सर्टिफाइड थी। सीपीएम के बारे में कहा जाता था कि रूस में पानी बरसता है और भारत के वामपंथी छाता लगा लेते हैं। आपने कहावत सुनी कि नहीं? चाइना और रूस में जब पानी बरसता था तो भारत के लेफ्टिस्ट छाता लगा के चलते थे कि यहाँ भी बरसेगा। चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण किया तो राजनीतिक दलों का क्या काम होता था?
भारत की सेना को मजबूत करना। चीन ने क्या किया? भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हड़ताल करवा दिया। सीपीएम ने क्या किया? प्रस्ताव पारित करके चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को समर्थन दे दिया। ये जितना मुझे भारत चीन से लड़ रहा था, कांग्रेस ने क्या किया? लड़ाई के दौरान कांग्रेस के लोग चीन गए और चीन में उनकी बैठक हुई। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने राजीव गांधी फाउंडेशन को रुपया दिया। ये तो सर्टिफाइड है ना। क्यों लिया आपने चीन से पैसा? चीन वो देश था जिसने आपको धोखा देकर के आपकी 43,000 वर्ग किलोमीटर की ज़मीन पर आपके दद्दा पर दद्दा के रहते हुए हिंदी चीनी भाई भाई बोलते बोलते कब्जा कर लिया, है ना। और आप उनसे जाके चंदा ले रहे थे। आप टूल किट की ओर इशारा कर रहे हैं क्या कि जो ये बात सब एक चलती है व्यापक कि टूल किट के हिस्से हैं। ये सब लोग, ये सब, ये हुए, वो अब्दुल सलीम योगेंद्र यादव हुआ। अब्दुल सलीम योगेंद्र हाँ, वो यादव, खुद ही कहता है मेरा नाम बचपन में सलीम था। किसी ने बताते हैं प्रेम से उनको सलीम बुलाने का। अब जो प्रेम से या घृणा से जैसे चाहे वैसे किया, हो सकता है। ये सब आपको टूल किट ही समझ में आ रहे हैं? सब सारे टूल किट्स है ना। राहुल गांधी उसी में शामिल है। और राहुल गांधी को आप कभी संपूर्ण व्यक्तित्व देते हुए नहीं पाएंगे। हिट और रन की थ्योरी में वो 3 वाक्य बोलता है, भाग जाता है, 3 वाक्य बोलता है, भाग जाता है। उनकी बातों से कहीं आप व्यापक पॉलिटिकल एनालिसिस कर लें, कोई पॉलिटिकल थॉट निकाल लें, कोई देश के विकास की योजना उनके भाषण से निकल आए, मैं गारंटी देता हूँ ऐसा कोई भाषण उनका सामने रख के रख दीजिए, उनका व्यक्तित्व ही नहीं है। वो तो जैसे मैं इस समय इंटरव्यू दे रहा हूँ ना, तो वैसे ही जब वो मंच पर आते हैं तो एक इंटरव्यू देते हैं और जो जो उनको तख्ती लिख के भेजी जाती है उस तख्ती को पढ़ देते हैं वो। डॉक्टर साहब, एक आपसे अंतिम सवाल, अगर आप इस पर बात करना चाहें। जेपीसी में बड़ा इसमें संग्राम छिड़ा हुआ है। हमने वो देखा वीडियो, कल्याण जी के हाथ में चोट आई और वो सब पट्टी वट्टी लेकर के जा रहे थे। देखिए, नियम ये है कि जेपीसी की गतिविधियों को हम जब तक पार्लियामेंट में प्रस्तुत न हो जाए, मैं इसलिए कंटेंट पे कुछ नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, मैं ये हाथ में चोट बोलने के चोट वाले अधिकारी मुद्दे नहीं पूछ रहा हूँ, कंटेंट नहीं पूछ रहा हूँ क्या लेकिन बात अब हुई है। चूंकि हमारे जेपीसी के चेयरमैन साहब का बयान आ गया है जी और मैंने खुद इंडियन एक्सप्रेस में, मेरे यहाँ इंडियन एक्सप्रेस आती है, जी जी और मैंने चेयरमैन साहब का बयान पढ़ा है। जी। हमारे चेयरमैन साहब ने कहा है कि मेरे ऊपर आक्रमण किया गया, पाल साहब के ऊपर, पाल साहब ने कहा है। जी। अब एक कमेटी के चेयरमैन के ऊपर एक सदस्य आक्रमण करे, उसके जीवन पर खतरा लाए और वो भी घातक हथियार के माध्यम से। आप कल्पना करिए, अगर शीशे का कटा हुआ टुकड़ा अगर पाल साहब को लग गया होता तो क्या होता है? मतलब ये लीथल घातक भी हो सकता था। लीथल वीपन है ये। तो मैं इस पे कोई बयान तो नहीं दूंगा, अंदर क्या हुआ इस पे भी नहीं बोलूँगा। और लेकिन जैसा चेयरमैन साहब ने बयान दिया है, ये बयान बहुत ये गंभीर। हैरान करने वाला वाक्य आपके लिए रहा होगा, आपकी पार्लियामेंट्री लाइफ, आपकी जो हाँ, ऐसा तो मैंने कभी पॉलिटिकल लाइफ आपकी रही है, आपने ऐसा कभी तो मैंने कभी देखा नहीं। मैं उस समय सदन में उपस्थित भी नहीं था, इसलिए मैं कहने की स्थिति में भी नहीं हूँ कि क्या हुआ। लेकिन जब एक बार चेयरमैन ने बयान दे दिया तो मैं उस चेयरमैन के, माननीय चेयरमैन के बयान की अवहेलना नहीं कर सकता हूँ। मेरे चेयरमैन के जीवन पे खतरा। चेयर माने क्या होता है? चेयर माने स्पीकर। वो उस मिनी सदन के स्पीकर थे और उनके ऊपर अगर प्राणघातक हमला हो गया जैसा कि वो कह रहे हैं, तो यह तो असहनीय है ना। और जिस समय हम लोगों ने उनको 24 घंटे के लिए बहिष्कृत किया, लेकिन आज जो चेयरमैन साहब के बयान आए हैं उनकी गंभीरता को देख करके तो लगता है कि शायद 24 घंटे का बहिष्करण उनका कम था, वो कम है शायद। आखिरी सवाल, मोदी जी का जो तीसरा कार्यकाल है, डॉक्टर साहब आप क्लोजली काम करते हैं, बीजेपी में राष्ट्रीय महासचिव हैं, आपको क्या लगता है कि ये तीसरा कार्यकाल 2029 तक है और 2029 के बाद 2029 से फिर से चुनाव होंगे, आपको क्या समझ में आता है प्रधानमंत्री मोदी का जो कार्यकाल आप तीसरा देख रहे हैं, आगे का फ्यूचर रोड मैप क्या दिखता है? प्रधानमंत्री जब 2014 में आए थे, उस समय भी 2014 और 15 की वो राजनीति नहीं कर रहे थे।
उस समय से ही वो 2047 की राजनीति कर रहे थे। एक सामान्य से नेता और एक राजनीतिज्ञ में यही अंतर होता है। नेता राहुल गांधी की तरह होता है, अल्पकालिक राजनीति करता है, कल की सोचता है। राजनीतिज्ञ दूर की सोचता है। माननीय प्रधानमंत्री 14 में कुर्सी बनने के बाद उन्होंने ये नहीं 2047 तक वो प्रधानमंत्री बनेंगे रहेंगे, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो कल्पना लेकर चल रहे हैं कि 2047 में भारत कैसा होगा। और उस कल्पना के लिए अब उनका तीसरी बार जीतना बहुत ज़रूरी था। बहुत सारी योजनाओं को वो ज़मीनों पर लागू कर चुके हैं, बहुत सारी योजनाएं पाइपलाइन में हैं, लागू होने की प्रक्रिया में हैं, और बहुत सारी योजनाएं अभी ज़मीन धरातल पर स्वरूप ले रही हैं। आज पूरी दुनिया इस बात को मान रही है। कल हमें IMF का बयान आया है कल, और IMF के बयान ने स्वीकार किया उस बात ने कि भारत का विकास दर 7% की दर से होगा। दुनिया की विकास दर को उन्होंने घटा दिया। चीन की विकास दर 5% की कल्पना थी, घटा के 4.8 कर दिया, लेकिन भारत की विकास दर को 7% रखा। आज पूरी दुनिया इस बात को मानने लग गई कि भारत एक इतनी बड़ी आर्थिक, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक ताकत बन चुका है कि उसके इर्द गिर्द राजनीति करने में ही दुनिया के देशों का फायदा है। आज हम इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय ताकत बन चुके हैं। माननीय मोदी जी का सपना पूरा हो, माननीय मोदी जी भारत को उसके गौरवशाली अतीत की ओर ले जाने में सफल हों, इसके लिए उन्हें काम करने का पूरा अवसर मिलना चाहिए था। और मैं इस देश के नागरिकों का आभारी हूँ। बहुत सारे भ्रम पैदा किए गए आरक्षण को लेकर और संविधान को लेकर के, लेकिन देश के 142 करोड़ नागरिक मोदी जी के साथ मजबूती से खड़े रहे। और इतने हो हल्ले के बाद भी मैं आपको बता दूं, 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 22 करोड़ 69 लाख वोट मिले थे, और 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 23 करोड़ 59 लाख वोट मिले हैं। यानी तब भी हम 90 लाख वोट अधिक पा करके आए हैं। इतने ढेर सारे षड्यंत्रों के बावजूद जनता मजबूती के साथ और मुस्तैदी के साथ माननीय प्रधानमंत्री के साथ खड़ी रही है। और मैं आपको, जो मेरा अपना विश्वास है, मोदी जी जाएंगे तो देश के 2047 के सपने को जमीनी धरातल पर इतनी मजबूती से स्थापित करके जाएंगे कि कोई उनके इस सपने को दाएं से बाएं न कर सके। और जाएंगे तो ये भी नहीं, वो जाएंगे तो एक मजबूत उत्तराधिकारी दे करके भी जाएंगे, जो उनके सपनों को अपना सपना मान करके 47 तक खींचकर आगे ले जाएगा। और मजबूत उत्तराधिकारी के नाम पर सबकी निगाहें लगी हुई, लेकिन वो समय बताएगा। ये हमारे अधिकार, तो समय बताएगा, ठीक कह रहे हैं, ये हमारे अधिकार। बिल्कुल। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल से हमने बात की है, तमाम सारे मुद्दों पर उन्होंने अपनी बेबाक राय रखी है, और एक अहम बात पे वो जोर दे रहे हैं, वो ये है कि 2047 का एक विज़न है प्रधानमंत्री मोदी का, और उस विज़न को रेखांकित कर रहे हैं कि उस विज़न की जो बुनियाद है वो बुनियाद तैयार हो रही है, उस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ चुका है देश। और डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल के मुताबिक यही सबसे बड़ा एक मकसद है जिसके लिए पार्टी का हर कार्यकर्ता और नेता इस दिशा में काम कर रहा है। तो डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल से हमारी ये बातचीत रही है, और भविष्य में भी और जो इससे जो भी अहम मसले होंगे उनसे हम बात करते रहेंगे, और वो सारी बातें सामने अलग अलग विषयों पर सामने रखने की कोशिश करेंगे जिनकी आज की तारीख में जिनका की महत्व है, जो महत्वपूर्ण है। तो मेरे साथी ऋषभ के साथ मैं अभिषेक उपाध्याय, आज के लिए इतना ही। लगातार आप देखते रहिए हमारा डिजिटल नेटवर्क टॉप सीक्रेट।